Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 6 of the fourth chapter, moving charges and magnetism of class 12. The topic is magnetic field on the axis of a circular magnetic field on the axis of a current carrying circular loop using Biot-Savart law. This is the second application of Biot-Savart law. I have already done its first application, that is magnetic field at the center of a current carrying circular loop. ये बायोट-सावर्ट लॉ का दूसरा अनुप्रयोग है. पहला अनुप्रयोग मैंने पिछले पार्ट 5वें पार्ट में किया था. बायोट-सावर्ट नियम के साथ उसका उपयोग कर किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना. और ये दूसरा एप्लीकेशन है जिसमें एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है या धारावाही वृत्तीय लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, और इसके एक्सिस पर, इसके सेंटर से b डिस्टेंस पर एक पॉइंट है. इसके एक्सिस पर ये लाइन प्रोड्यूस जो है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लाइन है वह एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप है, और इसके सेंटर से स्मॉल b डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण कैलकुलेट करना है. इस सर्कुलर लूप का रेडियस मैंने स्मॉल a सपोज किया है, और इसके सेंटर से इसका एक्सियल पॉइंट p है, इसके अक्ष पर स्थित बिंदु p है जिसका डिस्टेंस हमने b लिया है, स्मॉल b. एग्जाम में हो सकता है कि ये रेडियस इसका स्मॉल r दे और सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना रहे. 2019 CBSE 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में, उसमें 3 मार्क्स का ये पार्ट था और 2 मार्क्स का इस पर प्रॉब्लम था. एक सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था. तो इसमें दिया था कि r रेडियस का सर्कुलर लूप है और उसके एक्सिस पर, उसके सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, वहाँ कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका रेडियस और सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर रेडियस a ले लिया और सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल b ले लिया, और आप यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं. अगर रेडियस स्मॉल r है और ये o से p का डिस्टेंस जो है x है, तो x चूज कर सकते हैं. और यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करना है, तो इसलिए एक बायोट-सावर्ट लॉ बायोट-सावर्ट लॉ किसी करंट लूप के कारण, करंट एलिमेंट के कारण, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के करंट लूप के कारण उसके किसी पॉइंट पर उसके निकट किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देता है. तो यहाँ पर जो करंट कैरिंग लूप है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है. सर्कुलर एप्लीकेशन 1 में सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर निकालना था. पिछले पार्ट 5 में सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना था. तो वहाँ पर मैंने उस सर्कुलर लूप में करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज किया था. तो इससे कोई केवल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इनवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, उसमें फ़र्क आएगा, एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा. यहाँ मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है. सर्कुलर लूप रेडियस a है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके सेंटर से इसका एक्सियल पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर से एक लाइन प्रोड्यूस कर दिए अलोंग x एक्सिस, दैट इज एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, और सेंटर से स्मॉल b डिस्टेंस पर पॉइंट p है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ. तो बायोट-सावर्ट लॉ यूज करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट लिए सपोज किया जाता है. बायोट-सावर्ट लॉ एक करंट कैरिंग कंडक्टर के एक स्मॉल एलिमेंट और एलिमेंटल लेंथ या स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो है उसके नज़दीक कोई पॉइंट होगा, चाहे सेंटर है या एक्सिस पर कोई पॉइंट हो. यहाँ एक्सिस पर पॉइंट है p, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए एक करंट एलिमेंट, इसके लिए इसमें इसका एक सर्कुलर लूप का एलिमेंट लिया है CD, जिसका लेंथ DL है, इसका सेंटर P है, इस एलिमेंट का CD का सेंटर Q है, और Q से जो है
एक्सियल पॉइंट P को ज्वाइन कर दिए हैं, ज्वाइन किया गया है, जिसका डिस्टेंस x है। अगर सेंटर से P का डिस्टेंस अगर x दिया है प्रॉब्लम में, तो इस डिस्टेंस को कैपिटल R भी आप कॉल कर सकते हैं, चाहे इस डिस्टेंस को ही भी सपोज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में A B A X मैंने ये सब नेम नहीं दिया है तो आप फ्री हैं, कुछ भी नाम उसमें चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ का अब यूज कर सकते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ जो है करंट एलिमेंट CD जिसका लेंथ DL है, उसके कारण P पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस x हम सपोज किए हैं, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, magnetic field, magnitude of magnetic field at point P, magnetic field at the axial point P, at the axial point है, point P एक्सिस पर लाई है, उसको axial point कहेंगे, axial point P of the current carrying circular loop, current carrying circular loop due to a small element CD of length DL, due to, या करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं, करंट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट यह स्मॉल एलिमेंट है, इसमें करंट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ में, तो करंट एलिमेंट हो जाएगा। IDL करंट एलिमेंट हो गया, करंट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, यह CD लिया है स्मॉल लेंथ और करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो करंट एलिमेंट हो गया। करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ CD इक्वल टू DL इज DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन 90। स्मॉल एलिमेंट CD जो सर्कुलर लूप का है, उसका सेंटर Q पर जो रेडियस है, रेडियस जो होगा वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है सर्कमफ्रेंस पर, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ एंगल फॉर्म हुआ स्मॉल एलिमेंट के सेंटर पर रेडियस द्वारा, रेडियस A है सर्कुलर लूप का 90 डिग्री, तो साइन 90, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस स्मॉल एलिमेंट CD के सेंटर से मैंने P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको x सपोज किया है अपॉन x²। चलिए, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन x²। This is the magnitude of magnetic field at the axial point P due to a small element CD of length DL of the circular loop. DB is equal to mu naught by 4 pi IDL upon x². This is equation number 1 for this case. अब यहाँ पर देखिए P पॉइंट पर हमको तो अभी तक मैग्नीट्यूड निकला इस स्मॉल एलिमेंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड DB है, लेकिन इसमें DB ये PN डायरेक्शन में इसको दिखलाया गया है, रिप्रेजेंट किया है P पॉइंट पर। और डायरेक्शन अब देखते हैं इसका, क्योंकि सर्कुलर लूप में डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होने से राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब देखिए राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो करंट जो है इसमें एंटी क्लॉक है, देखिए एंटी क्लॉक। तो जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है उसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो थंब किधर कर रहा है, एंटी क्लॉक है, इस ढंग से एंटी क्लॉक है, इस ढंग से आया, थंब ऊपर की ओर गया, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में या अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस स्मॉल एलिमेंट CD जिसका लेंथ DL है, उसके कारण P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप में, इस ढंग से। फिंगर्स को जो है करंट के डायरेक्शन में, तो थंब जो है ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है, दैट इज ये डायरेक्शन है PN डायरेक्शन में शो किया गया है। और चूँकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका 2 कंपोनेंट हो सकता है। DB का 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में DBY और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस के लॉन्ग DBX। इसके कारण
और ऐसा ऐसा एलिमेंट बहुत सारा होगा, प्रत्येक एलिमेंट के कारण, ईच एलिमेंट के कारण पी पर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा और उसको भी प्रत्येक का 2-2 कंपोनेंट होगा। अब यहाँ एक और इसका सर्कुलर लूप जो है सिमेट्रिक शेप का है, सेंटर से हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे। जितना करंट एलिमेंट इक्वल लेंथ का इसके अपर हाफ पार्ट में होगा उतना ही इसके लोअर हाफ पार्ट में भी करंट एलिमेंट्स होंगे। तो ऊपर वाला करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर होगा उसका सम, और नीचे वाले एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट एलिमेंट्स के कारण, माने नीचे वाला जो एलिमेंट होगा इसके हाफ पार्ट में, सर्कुलर लूप के हाफ पार्ट में नीचे, तो उसमें जो करंट एलिमेंट्स होंगे उसके कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो सम होगा वह इक्वल होगा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा, क्योंकि ये जो है अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो उसके कारण क्या होगा कि उसके कारण जो है जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर, वह वर्टिकल जो कंपोनेंट है डी बी वाई और डी बी वाई डैश, एक और जस्ट इसके सी डी के जस्ट अपोजिट ले लिए हैं इसके लोअर हाफ पार्ट में, सर्कुलर जो लूप है उसके लोअर हाफ पार्ट में एक और एलिमेंट, आइडेंटिकल एलिमेंट ले लिए हैं। सी डी इजकल टू डी एल है यहाँ लेंथ, यहाँ भी सी डैश डी डैश इजकल टू डी एल। तो इसके कारण अब इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिए हैं पी पॉइंट पर, तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डी बी डैश हो जाएगा पी एन डैश डायरेक्शन में। डायरेक्शन जो है उसका चेंज हो गया, ऊपर डायरेक्शन वो भी आउटवर्ड नॉर्मल है, ये भी आउटवर्ड नॉर्मल है, लेकिन डायरेक्शन उसके अपोजिट हो गया। डी बी और डी बी डैश का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट माने अपोजिट हो गया। ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसके कारण जो यहाँ पर एंगल हम अल्फ़ा अगर फॉर्म करते हैं पी पॉइंट पर, स्मॉल एलिमेंट के सेंटर से पी को ज्वाइन करने वाला लाइन ये सर्कुलर लूप के एक्सिस से अगर अल्फ़ा कोण बनाए, एंगल फॉर्म करता है, तो ये एंगल वर्टिकल से ये हो जाएगा 90 माइनस, ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, और फिर ज्योमेट्री से ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा कोण एक्स पी एन। तो ये बचा कोण कितना बचेगा, अल्फ़ा होगा, क्योंकि 90 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टोटल एंगल 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये भी 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा है तो ये कोण एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, एंगल एन पी वाई इक्वल टू अल्फ़ा। इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी बी का, डी बी वाई, वह हो जाएगा डी बी साइन अल्फ़ा, सॉरी डी बी कॉस अल्फ़ा, और डी बी एक्स इक्वल टू डी बी साइन अल्फ़ा। अब एक एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट के कारण उसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, अपर हाफ पार्ट सर्कुलर लूप का और लोअर हाफ पार्ट में ईच एलिमेंट के कारण, प्रत्येक एलिमेंट के कारण जो सेम लेंथ का है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह सम अप हो जाएगा, क्योंकि सेम उसका डायरेक्शन सेम होगा। देखिए यहाँ पर डी बी एक्स दिखाए हैं, डी बी के माने इसके कारण अपर पार्ट में सर्कुलर लूप का जो स्मॉल एलिमेंट है सी डी, उसके कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा डी बी एक्स इक्वल टू डी बी साइन अल्फ़ा, चूँकि एक्स एक्सिस से डी बी के डायरेक्शन का, पी एन डायरेक्शन का इंक्लिनेशन नहीं है, जो इंक्लिनेशन है ज्योमेट्री से ही है, किससे है, वाई से है। तो वाई कंपोनेंट जो होगा डी बी वाई इक्वल टू डी बी का ही 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पी पर डी बी पॉइंट, डी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट सी डी ऑफ लेंथ डी एल। तो इसका 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर दिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डी बी एक्स एलॉन्ग पी एक्स डी बी एक्स एलॉन्ग पी वाई डी बी वाई, और डी बी वाई हो जाएगा डी बी कॉस अल्फ़ा, जबकि डी बी एक्स इक्वल टू डी बी साइन अल्फ़ा, चूँकि इंक्लिनेशन जो दिया हुआ है वह यहाँ पर ज्योमेट्री से ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा। ये तो समझाने के लिए हमने 90 माइनस अल्फ़ा ये बतलाया, 90 माइनस अल्फ़ा, वास्तव में यहाँ एंगल इससे है, वाई एक्सिस से। चलिए, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पी पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पी पर सर्कुलर लूप के अपर हाफ पार्ट के कारण जो भी कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वह सब जो है सभी का, जितने भी अपर हाफ पार्ट के कारण हो या लोअर हाफ पार्ट के कारण, लोअर हाफ पार्ट के कारण जो है, लोअर हाफ पार्ट में एक एलिमेंट लिया सी डैश डी डैश, उतना ही लेंथ का जितना कि सी डी है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है पी एन डैश डायरेक्शन में। अब इसका कंपोनेंट जो होगा, एक्स कंपोनेंट देखिए फिर इसी डायरेक्शन में है, डी बी एक्स डैश दिखाए हैं, जिधर डी बी एक्स है उधर डी बी एक्स डैश भी है, मतलब सर्कुलर कॉइल के अपर पार्ट में जो स्मॉल एलिमेंट है सी डी, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका भी डी बी एक्स का भी डायरेक्शन एलॉन्ग पी एक्स है, और जो इसके ठीक अपोजिट नीचे सर्कुलर लूप का जो उतना ही लेंथ का एलिमेंट लिए हैं सी डैश डी डैश, उसके कारण भी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी एक्स डैश, उसका डायरेक्शन सेम है।
तो जितने भी एलिमेंट है सब के कारण, सभी के कारण पी पॉइंट पर जो टोटल सर्कुलर लूप के कारण कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने भी एलिमेंट के कारण हैं, जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं, सभी के कारण पी पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किसी एक एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dBx, उसका सम हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, सभी सम अप हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट के कारण हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सर्कुलर लूप के, उसके सभी एलिमेंट्स के कारण जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सब आपस में सम अप हो जाएगा और सम अप होकर के पूरे कॉइल के कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण पी पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दो अपोजिट देखिए, दो ये देखिए जस्ट अपोजिट सी डी और सी डैश डी डैश एकदम जस्ट अपोजिट है, एकदम एक दूसरे के। अपर पार्ट में, सर्कुलर कॉइल के अपर पार्ट में सी डी है और ठीक उसके अपोजिट सी डैश डी डैश है। तो ये दोनों कंपोनेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह एक दूसरे dBy और dBy डैश एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। और चूँकि स्मॉल एलिमेंट जो लिए हैं सी डी और सी डैश डी डैश, उसका लेंथ सेम है, लेंथ मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पर जो भी वैल्यू होगा और यहाँ से इसके सेंटर से पी का एक्सियल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, यह x है तो ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, जितना डिस्टेंस x है तो उसी के बराबर ये डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि सर्कुलर कॉइल जो है सिमेट्रिक शेप का है और एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का भी लेंथ सेम है, तो इसलिए dBy डैश का भी वैल्यू उतना ही होगा जितना कि dBy का होगा। डैट इज dB साइन अल्फ़ा और dB साइन अल्फ़ा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण dB का जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, पूरे वर्टिकल कंपोनेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बचेगा जो कि सम अप हो जाएगा। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ सिग्मा dBx, एक एलिमेंट के कारण निकाल दिए हैं dBx, जस्ट अपोजिट एलिमेंट के कारण dBx डैश है। तो ऐसा एलिमेंट बहुत सारा होगा, तो सब के कारण, जितने भी एलिमेंट है सब के कारण पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह सम अप हो जाएगा, तो सिग्मा dBx हो जाएगा या इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप dBx, यही हो जाएगा। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वह केवल एक्स कंपोनेंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट के कारण ही होगा। dBy और dBy डैश एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट एलिमेंट है सी डी और सी डैश डी डैश, उसके कारण। तो केवल हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वह केवल एक्स कंपोनेंट के कारण होगा। और चूँकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको रिजॉल्व किए हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, dBx और dBy में। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वायर-सावर्ट लॉ से हो गया, dB = μ0/4 pi IdL/x²। सर्कुलर कॉइल के अपर पॉइंट में एलिमेंट CD लिए हैं जिसका लेंथ dl है, उसके कारण एक्सियल पॉइंट P पर हो गया। अब उसको रिजॉल्व करने पर CD जो स्मॉल एलिमेंट है और इसका जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट लिए हैं लोअर पार्ट में, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड dBy और dBy डैश कैंसिल ईच अदर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दे विल कैंसिल ईच अदर, जो सो वी विल लेफ्ट विथ ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंटायर करंट एलिमेंट्स ऑफ द लूप। इसलिए सबका सम एक का निकाल लिए हैं CD के कारण, dBx है, वायर-सावर्ट लॉ है। बस पूरे के कारण, पूरे कॉइल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सब सम अप हो जाएगा। तो dBy, इसमें dBy जो इसका कंपोनेंट है, dBy एंड dBy डैश एक दूसरे को विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, dBy डैश विल कैंसिल, और उसका वैल्यू होगा dB cos अल्फ़ा, क्योंकि y एक्सिस से इंक्लिनेशन है dB के डायरेक्शन का, विल कैंसिल ईच अदर, so we left with only horizontal component, x component of the magnetic field of the entire current loop, entire small elements or current elements of the circular loop। तो उसमें से एक एलिमेंट CD के कारण जिसका लेंथ dl है, उसके कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है dBx। अब उसका सम अप हो जाएगा, और भी एलिमेंट के कारण सभी का एक्स कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। देखिए नीचे वाला जो कंपोनेंट है C डैश D डैश उतना ही लेंथ का है, dl लेंथ का है, तो उसके कारण भी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है dBx डैश है, उसका डायरेक्शन ये दिखाए हैं, और ये dB का डायरेक्शन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सब जितने भी एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट्स हैं, सबके टोटल सभी के कारण P पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सम अप हो जाएगा। इसलिए सिग्मा ओवर P पर जो
नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वह बी इक्वल टू ड्यू टू इंटायर सर्कुलर लूप करंट लूप वह सिग्मा ओवर सिग्मा डी बी एक्स और इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप डी बी एक्स हो जाएगा। Hence total magnetic field on the axial point P of the current carrying circular loop is B is equal to sigma over dBx। जितना भी एलिमेंट्स है सब सर्कुलर लूप में उन सभी इंटायर स्मॉल एलिमेंट्स के कारण जो एक्स कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वह सम अप हो जाएगा। तो देयरफॉर नेट और टोटल मैग्नेटिक फील्ड नेट मीन्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड at the axial point P of the axial point P due to the entire circular loop। अभी तक तो हमने स्मॉल एलिमेंट सी डी के कारण यहाँ पी पॉइंट पर बायोट-सावर्ट लॉ का यूज कर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था। ड्यू टू द इंटायर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज बी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर बी हो गया, अब वो हो जाएगा सिग्मा ओवर डी बी एक्स। इस स्मॉल एलिमेंट सी डी जिसका लेंथ डी एल है, इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ डी एल है, इसके कारण पी पर मैग्नेटिक फील्ड पी एन डायरेक्शन में, पी एन के अलॉन्ग आउटवर्ड नॉर्मल बताए हम। करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप में, इसलिए क्लॉकवाइज में करता तो इनवर्ड नॉर्मल होता टू द प्लेन, एंटी क्लॉक है तो आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। तो डी सिग्मा ओवर डी बी एक्स और इसको इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप डी बी एक्स कर देते हैं। एक एलिमेंट के कारण डी बी एक्स है, ऐसा ऐसा जितना भी एलिमेंट्स होगा सर्कुलर लूप का, तो उसके कारण प्रत्येक एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, जबकि वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एलिमेंट जैसे सी डी है और यहाँ सी डैश डी डैश है, तो इसका दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट्स है डी बी वाई और डी बी वाई डैश, तो वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि डी बी वाई और डी बी वाई डैश का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वह सर्वाइव करेगा मैग्नेटिक फील्ड का ईच एलिमेंट के कारण, ऑल एलिमेंट्स के कारण, तो सबका सम अप हो जाएगा। अब डी बी एक्स का वैल्यू रख देते हैं, डी बी एक्स इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप म्यू नॉट बाई 4 पाई आया था जो इक्वेशन 1 में, आई डी एल साइन 91 था अपॉन इस स्मॉल एलिमेंट सी डी के सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स है, तो डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एक्स, ये सारा चीज़ जो है कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर राइट एंगल टेंगल से ये जो है एक्स स्क्वायर, ये राइट एंगल टेंगल हो जाएगा ओ क्यू पी, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आई भी बाहर कर दें अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स डिस्टेंस कांस्टेंट है एक एलिमेंट से, और उसका वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल इंटीग्रल जो है पूरे क्लोज लूप पर होगा डी एल, इंटीग्रल ओवर और समेशन ओवर स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द इंटायर स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द सर्कुलर लूप, और ये हो जाएगा पूरा स्मॉल एलिमेंट सभी का सम कितना हो जाएगा सर्कुलर लूप में, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 पाई ए, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई ए।
और कंपोनेंट भी था यहाँ डी बी एक्स में साइन अल्फा छूट रहा है, ये साइन अल्फा डी बी एक्स इजकल टू डी बी साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा टर्म छूट रहा है, साइन अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा बाहर कर दीजिए यहाँ, और यहाँ साइन अल्फा यहाँ पर भी होगा। तो साइन अल्फा का वैल्यू हम पुट कर देते हैं फिगर से, साइन अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा है तो ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ क्यू, ए परपेंडिकुलर हो गया, रेडियस जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया एक्स, तो हो गया ये साइन अल्फा इजकल टू, साइन अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स अपॉन सॉरी ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन ए अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ, वो हाफ हो जाएगा, और यहाँ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1 है, तो कुल मिला के 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ रूट अंडर, और यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो गया, इसका केवल 2 बचा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और बचा नीचे हमको म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें एक्स बच रहा है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू फिगर से, एक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एक्स इजकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर को हम हाफ लिख सकते हैं 1/2 पावर, तो 1/2, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर ऐड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस सेम टर्म है, पावर में अंतर है, 1 + 1/2 दैट इज 3/2, तो ये हो गया फार्मूला आपका 3/2। ऊपर से दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ये बी था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट पी, देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1, यहाँ हाफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का वैल्यू फिगर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 3/2, 1 + 1/2 दैट इज 3/2। This is the required expression. This is equation number 2. This is the required expression. That is magnetic field at the axial magnetic field at a point on the axis of a current carrying circular loop. लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है केवल एक है, सिंपल वायर है, नंबर ऑफ टर्न्स थी, इसमें एन जो के बदले में एन के जगह पर एक है, एन इसमें एक है क्योंकि एन इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एक है, सिंपल वायर है, सिंपल करंट लूप है, सिंपल एक वायर है, उसको जो है बेंड करके सर्कुलर लूप का फॉर्म दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारा कॉइल सर्कुलर लूप ऐसा होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बाइंडिंग जो है नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारा होगा, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स सर्कुलर कॉइल कंसिस्ट करेगा तो एन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इफ़ द सर्कुलर लूप consisting of number of turns, total number of turns n, consisting of total number of turns capital N, then equation 2 becomes, we have, ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तब सिंपल वायर है, वह सर्कुलर लूप में उसको फॉर्म कर दिया गया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, उससे करंट फ्लो कर रहा है। अब उसमें कॉइल में बहुत सारा अगर सर्कुलर लूप, बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो अगर एन है तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो आपका इक्वेशन 2 को आप लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक्सियल पॉइंट पी पर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 3/2, and this is the final expression of magnetic field due to the
इंटायर सर्कुलर कॉइल और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. जो हेडिंग में हमने दिया भी था उसको यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ कैलकुलेट करना था, तो वही मैग्नेटिक फील्ड हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमें रिजल्ट निकालना था, ऑब्टेन करना था, वो ऑब्टेन हो गया. रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. यही फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जिसमें रेडियस ए है और उसके सेंटर से पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस बी है. एन नंबर ऑफ टर्न्स है. आई करंट है जो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ए स्क्वायर रेडियस हो गया फिर, और यहाँ म्यू जीरो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है. तो ये हो गया, ये पार्ट समाप्त होता है. अब एक और एप्लीकेशन इसका है बचा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग अ स्ट्रेट वायर, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम, जो कि एग्जाम में पूछता भी है. उसी लॉन्ग क्वेश्चन उसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में, नहीं तो अलग से 2 मार्क्स में. थैंक यू वेरी मच.